नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी लेखपाल में जो आपका सिलेबस दिया गया है डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका कोई भी एग्जाम हो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, अगर उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है तो यहाँ पर ये टॉपिक जरूर दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रमुख भुगतान प्रणालियाँ, जैसे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे यूपीआई हो जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाता है, इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, इसको विकसित किसने करा है? तो एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे विकसित किया है। 2016 में लॉन्च किया गया था। रघुराम राजन उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर थे, तात्कालिक गवर्नर थे, इन्होंने ही लॉन्च किया था। ठीक है, खासियत क्या है इसमें? पैसे भेजने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या यूपीआई आईडी काफ़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए भीम ऐप के बारे में देख लेते हैं भाई। भीम ऐप, तो ये भीम ऐप क्या है? तो ये हो जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीआई ऐप है एक तरीके का। इसे 30 दिसंबर 2016 को पीएम मोदी ने लॉन्च करा था। ठीक है, एईपीएस क्या है? तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इससे यूपी ट्रिपल एससी ने सवाल भी पूछा है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन या डेबिट कार्ड नहीं है, वे सिर्फ अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके पैसा निकाल सकते हैं। देखे ना, आप कहते हैं उससे निकाल लेते हैं आधार कार्ड से। सुविधाएं क्या हैं? कैश निकालना यानी कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक करना, सिटी मिनी स्टेटमेंट यानी ट्रांसफर फंड की सुविधा इसमें सीमित है। ठीक है, अगला यूएसएसडी क्या है? तो ये हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सर्विस कोड क्या है? तो है स्टार 99 हैज हो जाता है। ठीक है, ये किसके लिए है? तो ये बिना इंटरनेट वाले साधारण मोबाइल फोन के लिए हो जाता है। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। 5000 प्रति ट्रांजैक्शन, यानी यह सीमा बदल सकती है, यानी लिमिट है इसकी। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन पे आपका 5000 कर सकते हो। चलो आगे हम देख लेते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ये तीनों से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम जो बात करेंगे स्पीड की, न्यूनतम राशि की, अधिकतम राशि की, उपलब्धता और प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो एनईएफटी जो है, जिसने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बैच में प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी हर 30 मिनट में एनईएफटी का प्रोसेस होता है। इसकी न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए 1 रुपये है और अधिकतम सीमा अब कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। 24x7x365 दिन हमेशा ये काम करेगा। आरबीआई द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला है आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाता है। ये तुरंत ही, रियल टाइम ही लिखा है तो मतलब तुरंत ही हो जाता है। 2 लाख इसकी मिनिमम लिमिट है और अधिकतम वाला आपका कोई भी नहीं है, 24/7 होती है। आरबीआई द्वारा इसको भी रेगुलेट किया जाता है। लेकिन आपका जो आईएमपीएस होता है, जिसे इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं, ये एनपीसीआई द्वारा, ठीक है, ये एनपीसीआई द्वारा रेगुलेट की जाती है। 5 लाख रुपए अधिकतम हो जाती है, 1 रुपये न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, और वहीं आपका आरटीजीएस में जो 2 लाख रुपए न्यूनतम है। ठीक है, चलो बैंकिंग शब्दावली, कार्ड एवं बैंकिंग शब्दावली देख लेते हैं। जैसे रुपे कार्ड क्या है? या भारत सरकार का, या भारत का अपना घरेलू कार्ड नेटवर्क है, बिल्कुल। जैसे वीजा, मास्टर कार्ड विदेशी ये हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन रुपे कार्ड अपना इंडियन है। इसे एनपीसीआई ने विकसित किया है। एनपीसीआई ही अभी रेगुलेट करता है किसको? अभी हम पढ़ा था हमने किसको? ये आईएमपीएस को रेगुलेट करता है। ठीक है, एक आपने सीवीवी सीवीसी नंबर देखा होगा, या कार्ड के पीछे लिखा होता है, 3 अंकों का कोड होता है, सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ये आपका जो होता है भाई, ये ये इसकी वैधता आमतौर पर 10 मिनट या उससे कम होती है। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल या मशीन, वह मशीन जिस पर दुकानदार कार्ड स्वाइप करता है उसे आप पीओएस कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। चलो आगे,
क्यूआर कोड क्या होता है? तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, या 2D बार कोड होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछा भी गया है कैसा होता है भाई। तो ये 2D में होता है, 2D बार कोड होता है। इसमें जानकारी जो होती है स्क्वायर ग्रिड में होती है। कैसे होती है ये भी पूछा गया, किस फॉर्म में होती है? स्क्वायर ग्रिड में होती है। चलिए कुछ और फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसे आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, एनपीसीआई तो जस्ट पढ़ा था अभी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाता है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाता है। एनईएफटी में न्यूनतम एक रुपया होता है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। एनईएफटी आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, अगला आरटीजीएस रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। ठीक है, और इसमें न्यूनतम 2 लाख रुपए होता है, आरबीआई ही रेगुलेट करता है। ठीक है, आईएमपीएस क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाता है। ठीक है, और आपका आईएफएससी क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाता है। ये 11 अंकों का होता है, जिसमें 4 पहले अक्षर बैंक का नाम होता है, और 5 अक्षर, 5वां अक्षर हमेशा आपका क्या हो जाता है? ये आपका 0 हो जाता है। केवाईसी नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एईपीएस क्या हो जाता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाता है। डीएफएस मतलब डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हो जाता है। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे आपका उमंग ऐप क्या है? तो उमंग ऐप, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, एक ही ऐप में 100 से ज़्यादा सरकारी सेवाएं, ईपीएफओ, आधार, बिल पेमेंट देता है। 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बैंकिंग में ओटीपी का क्या उपयोग होता है? उपयोगकर्ता की पहचान और चोरी रोकने के लिए ओटीपी जरूरी होता है। चेक की वैधता कितनी होती है? तो चेक की वैधता होती है जारी होने की तिथि से 3 महीने तक होती है। भारत में पहला एटीएम किसने लगाया था? तो एचएसबीसी बैंक ने लगाया था, और यहाँ पर 1987 में मुंबई में लगाया था। ई वॉलेट क्या है? जैसे आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये डिजिटल पर्स हैं जहाँ आप पैसे रख सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। बैंकिंग खाते और जमा भी देख लेते हैं। जैसे बचत खाता क्या होता है? मतलब सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? आम नागरिकों के लिए होता है, इसमें इसमें जो हम पैसा जमा करते हैं उसमें ब्याज मिलता है। चालू खाता क्या होता है? ये बड़े व्यापारियों और कंपनियों के लिए होता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन लेन देन की कोई सीमा नहीं होती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसमें मिलती है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी जिसे आरडी कहते हो, इसमें हर महीने एक निश्चित राशि, जैसे 500 रुपये या 100 रुपये, जो भी जमा करो। ठीक है, सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे एफडी कहते हो, एक मुफ्त राशि एक निश्चित समय के लिए, जैसे 1 लाख, जैसे 1 लाख हम 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ब्याज दर सबसे अधिक होती है। चलो आगे, अगला आईएफएससी जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इसमें 11 अंक होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होता है। यानी उपयोग एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के लिए आईएफएससी का उपयोग किया जाता है। पहले 4 अक्षर जो होते हैं बैंक का नाम, 5वां अक्षर 0, और आखिरी जो 6 होते हैं वो ब्रांच का कोड होता है। ठीक है, 6 अंक ब्रांच का कोड। MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, इसमें कुल 9 अंक होते हैं, केवल इसमें नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, चेक क्लियरिंग को तेज करने के लिए नीचे चेक के नीचे लिखा होता है। ठीक है, और पहले 3 शहर कोड, जो पहले 3 अक्षर जो होते हैं, मतलब 3 नंबर होते हैं, वो शहर को दिखाते हैं, फिर अगले 3 बैंक कोड को, फिर आखिरी जो 3 होते हैं ब्रांच कोड को दिखाते हैं। स्विफ्ट कोड क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा भेजने या मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका एडवांस वर्जन क्या है स्विफ्ट कोड का, ये आपको भाई कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो बताना, ये इससे अभी सवाल भी पूछा गया था एक। चलो आगे देख लेते हैं। डिजिटल वित्तीय सुरक्षा के लिए बात कर लेते हैं। तो परीक्षा में सुरक्षा से सवाल शब्द पूछे गए हैं। जैसे आपका फिशिंग, फिशिंग मतलब क्या होता है? फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर पासवर्ड या पिन चुराना। जैसे आपकी लॉटरी लग गई है, जैसे आपने क्लिक कर दिया, पैसा खत्म। विशिंग क्या होता है? जैसे विश नहीं करते हैं तो फ़ोन कॉल करते हैं हम, तो ठीक है, फ़ोन कॉल के जरिए ठगी करना। जैसे मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, अपना ओटीपी बताएं। ठीक है,
स्किमिंग क्या होता है? एटीएम मशीन में कार्ड रीडर के ऊपर एक डिवाइस लगाकर कार्ड का डेटा चुराना, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या होता है? डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना ताकि कोई उसे पढ़ ना सके, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, ठीक है, कोई पढ़ नहीं सकता आपका भाई जो मैसेज कर रहे हो, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, कुछ आपकी वित्तीय समावेशन योजनाएं देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये सभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो आपका जन धन योजना जो है, शून्य बैलेंस खाता होता है, ठीक है। 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा होती है। रुपे कार्ड के साथ में 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसमें कवर किया जाता है, ठीक है, किसमें? प्रधानमंत्री जन धन योजना में। चलो आगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, ये दुर्घटना बीमा है और 18 से 70 वर्ष के लिए होता है। प्रीमियम इसमें 20 रुपये प्रति वर्ष होता है और 2 लाख इसमें कवर किया जाता है, ठीक है, मिलेगा आपको। आगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो आपका 18 से 50 वर्ष के लिए होती है। जीवन बीमा है, ठीक है। प्रीमियम इसकी 436 रुपये प्रति वर्ष है और कवर इसका 2 लाख रुपये। किसी भी कारण अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपये दिया जाएगा, ठीक है। 436 रुपये इसमें प्रीमियम है और उसमें 2 लाख कवर इसमें भी था, दुर्घटना बीमा था और ये जीवन बीमा। अच्छा, ये इसमें 1870 वर्ष था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 20 रुपये ही केवल प्रति वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। अटल पेंशन स्कीम अगर बात कर लेते हैं, योजना जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 18 से 40 वर्ष के लिए है, से जुड़ सकते हैं। 60 वर्ष के बाद 1,000 से 5,000 तक पेंशन आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, अटल पेंशन योजना में। कुछ सवाल देख लेते हैं, जैसे कह रहा है कि बैंक चेक पर MICR कोड कितने अंकों का होता है? तो 9 अंकों का होता है। पहले 3 शहर के बताते हैं, फिर आपका बैंक को बताते हैं, फिर ब्रांच को बताते हैं, ये तो था। फिर आपका कह रहा है कि कौन सा कार्ड प्रीपेड कार्ड का उदाहरण हो जाता है। प्रीपेड कार्ड का जो उदाहरण हो जाता है वो मेट्रो स्मार्ट कार्ड हो जाता है। ये होता है क्या है? मेट्रो कार्ड या गिफ्ट कार्ड में पहले पैसा डालना पड़ता है तभी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला, यूपीआई में पैसे भेजने की किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो बैंक खाता नंबर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेट स्मार्टफोन पिन नंबर आपको पता हो जाएगा काम। आधार सक्षम मोबाइल भुगतान प्रणाली में प्रमाणीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। उमंग ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो उमंग ऐप को जो आपका माइटी यानी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें, दूसरा वाला आपका उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे ई रूपी क्या है? ई रूपी जो आपका डिजिटल करेंसी है, ठीक है, ई रूपी इस तरीके से। और ये बात कर लेते हैं, ये आरबीआई ने ही अभी लॉन्च किया है। क्या है? तो भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा है और जिसका नाम दिया गया है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। जैसे बिटकॉइन से अलग है क्योंकि आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन को तो कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। एक रुपया ई जो आपका ई रुपी एक है जो वो आपका 1 रुपये के बराबर है, ठीक है। ई रुपी जो रिटेल है, ठीक है, ई रुपी रिटेल है आम जनता के लिए, हम और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ई रुपी वॉलेट सॉरी ई रुपी होलसेल जो है बैंकों और बड़ी संस्थाओं के लिए होगा, ठीक है, और रिटेल वाला तो आम नागरिक के लिए होगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा? ई रुपी से नोट छापने का खर्चा बचता है, फटा पुराना होने पर डर नहीं रहता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है। ये सवाल आपसे बन सकता है, भाई किस पे काम करेगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। चलिए कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं, जैसे आपका अक्सर कलर से पूछा जाता है, जैसे आपका फाल्ट लेवल जो एटीएम होता है वो गैर बैंकिंग कंपनियों लगाती हैं, इसे गैर बैंकिंग कंपनियां लगाती हैं। अच्छा, ब्राउन लेवल एटीएम कौन है? मशीन लीज पर होती है लेकिन कैश और नेटवर्क बैंक का होता है, ठीक है। पिंक लेवल एटीएम तो आपका विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ा है। ग्रीन लेवल एटीएम जो है एग्रीकल्चर लेन देन के लिए होता है। ऑरेंज लेवल एटीएम जो होता है शेयर ट्रांजैक्शन के लिए होता है और माइक्रो एटीएम जो होता है वो एक छोटी मशीन POS ऐसी होती है जो आधार AEPS
से पैसे निकालने के लिए गांव में बैंक मित्र के पास होती है माइक्रो एटीएम जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो एनपीसीआई के अन्य महत्वपूर्ण टूल भी देख लेते हैं। जैसे फास्टैग क्या है, तो ये देखो, ये पूछा भी है सवाल। ठीक है, जो फास्टैग है ये आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर ये फास्टैग कार्य करता है। होता है क्या, टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल टैक्स देने के लिए ये गाड़ी के विंड शील्ड पर लगा होता है। ठीक है, विंड शील्ड पर लगा होता है। NACH क्या होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। NACH क्या होता है, तो ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये किसके, NPCI के द्वारा ही बनाया गया। यह सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, डीबीटी एक साथ बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, NACH का, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का किया जाता है। CTS देख लेते हैं, तो CTS क्या है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। या बात कर लेते हैं कि पहले चेक को एक शहर से दूसरे शहर भेजना पड़ता था, तो अब CTS में चेक की इमेज स्कैन करके भेजी जाती है, जिससे चेक जल्दी क्लियर हो जाता है। 2010 से ये CTS शुरू हुआ था। ठीक है, कुछ आपके यहाँ पर सीधे वन लाइनर देख लेते हैं। जैसे RTGS की शुरुआत 2004, NEFT की 2005, IMPS की 2010, CTS की 2010, UPI की 2016 और आपका भीम ऐप की 2016 दिसंबर में शुरुआत होती है। उमंग ऐप की 2017 में शुरुआत होती है। फिर से एक बार देख लो, RTGS 2004 में, NEFT 2005 में, IMPS 2010 में, CTS 2010 में, उमंग तो 2017 में आता है, UPI 2016 में, भीम ऐप 2016 दिसंबर में आता है। चलिए, ये तो अभी हम जस्ट पढ़ भी चुके थे। इंटरनेट बैंकिंग शब्दावली, जैसे फिशिंग क्या है, ईमेल मैसेज के जरिए नकली लिंक भेजना। विशिंग क्या है, फोन कॉल के जरिए फ्रॉड करना। ठीक है, स्मिंगिंग क्या है, स्मिंगिंग SMS के जरिए फ्रॉड करना। स्पैम क्या है, अनचाहे यानी अनवांटेड ईमेल या मैसेज जो बल्क में भेजे जाते हैं। मैलवेयर क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर फोन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे फास्टैग में किसका उपयोग किया जाता है, तो RFID का प्रयोग किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। व्हाइट लेवल ATM जो होता है वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ये होता है। ठीक है, स्वामित्व किसके पास होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।